ट्विंकल टूल्स हिंदी स्टोरीज। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और घने जंगल में कई जानवर रहते थे। उसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था रूबी लोमड़ी। और उसी जंगल के तालाब के पास रहता था उसका दोस्त ओलिवर सारस। ओलिवर सारस हर दिन तालाब से मछलियां पकड़ता और अपने दोस्त रूबी लोमड़ी के साथ बांटकर खाता था। अरे रूबी लोमड़ी, देखो देखो, आज मैं तालाब से ताजी मछलियां पकड़कर लाया हूँ। लो रूबी, ये मछली तुम्हारे लिए। दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाने में बहुत मजा आता है, तो खाना और भी स्वादिष्ट हो जाता है। ओलिवर सारस, तुम कितने अच्छे हो। मुझे रोज रोज ताजी ताजी मछलियाँ खाने को देते हो और मेरा पेट भरते हो। तुम भोले और सीधे हो और मैं इतनी चंचल। फिर भी हमारी दोस्ती सबको अच्छी लगती है। लेकिन रूबी लोमड़ी थोड़ी शरारती और चालाक थी। एक दिन उसके मन में एक शरारती विचार आया। उसने ओलिवर सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। ओलिवर सारस, कल तुम मेरे घर खाने पर जरूर आना। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट सूप बनाऊंगी। तुम्हें बहुत मजा आएगा। सच में रूबी लोमड़ी, तुमने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया है। वाह, क्या सूप बनाने वाली हो। मुझे बहुत पसंद है। मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे हाथ से बना स्वादिष्ट सूप पीऊंगा। वाह वाह, यम यम। अगले ही दिन रूबी लोमड़ी ने सूप बनाना शुरू किया और इधर सारस मुंह में चटकारे लेकर स्वादिष्ट सूप पीने की राह देख रहा था। और वो समय आ गया। सारस लोमड़ी के घर पहुंच गया। आओ ओलिवर सारस, देखो मैंने गर्मा गर्म सूप बनाया है। मैंने मिक्स्ड सूप बनाया और तुमने दी हुई मछली भी डाली है। मैंने चख के देखा, बहुत यमी सूप बना है। जल्दी से आओ और इसका मजा लो। लेकिन लोमड़ी को तो सारस का मजाक उड़ाना था। उसने सूप सपाट प्लेट में डालने लगी और सारस आश्चर्य से देखने लगा। रूबी लोमड़ी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लंबी चोंच इस सपाट प्लेट में ठीक से पहुंच ही नहीं रही। लगता है मैं ये सूप नहीं पी पा रहा। क्या तुम्हारे घर ऐसे ही खाना खाते हैं? मुझे तो ऐसे सपाट प्लेट में कभी नहीं खाने को आता। ओह। अरे ओलिवर सारस, क्या हुआ? तुम सूप क्यों नहीं पी रहे? हम तो ऐसे ही सूप परोसते हैं। हाँ, सच में ऐसे ही खाना होता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं क्या बुद्धू? सारस को लगा वो ही गलत होगा। वो चुप रहा। लगता है तुम्हें सूप पसंद ही नहीं आया। ठीक है, चलो बाय बाय। आज तो ओलिवर सारस भूखा ही रह गया। आज कितनी आस लगाकर गया था कि यमी यमी सूप पीऊंगा, पर भूखा ही रहना पड़ा। रूबी लोमड़ी ने शायद जानबूझकर सपाट प्लेट रखी थी ताकि मैं सूप पी ही न सकूं। मैं कितनी आस लगाकर गया था, लेकिन रूबी ने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। अगर रूबी लोमड़ी ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो मैं भी उसे एक छोटा सा लेकिन अच्छा सबक सिखाऊंगा। सपाट प्लेट की वजह से सारस सूप पी ही नहीं पाया। सारस गुस्सा हुआ। उसने बदला लेने का सोच लिया। उसने अगले ही दिन रूबी से कहा, अरे रूबी, कल तुम मेरे घर खाने पर जरूर आना। मैं तुम्हारे लिए भी एक बहुत स्वादिष्ट सूप बनाऊंगा। अरे वाह ओलिवर सारस, तुमने भी मुझे खाने पर बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर आऊंगी। रूबी मन ही मन, बेवकूफ सारस, मैंने मजाक उड़ाया फिर भी मुझे खाने को बुलाया, पागल। जैसे ही रूबी सारस के यहाँ पहुंची तो लेकिन ओलिवर सारस बहुत समझदार था। उसने रूबी लोमड़ी को एक अच्छा सबक सिखाने का फैसला किया। वाह, ये सूप तो बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम क्यों नहीं पी रही हो? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत टेस्टी और यमी बना है और सब्जियों का स्वाद क्या मस्त लग रहा है। पियो पियो, तुम भी मजा ले लो। अरे, ये सूप इतने लंबे जग में क्यों रखा है? अरे, ये कैसे पीऊं? मेरा मुंह तो इस जग के अंदर जा ही नहीं रहा। तुम्हारे घर पर भी ऐसा ही होता है क्या, ओलिवर सारस? क्या हुआ रूबी लोमड़ी, तुम सूप क्यों नहीं पी रही हो? क्या तुम्हें ये सूप पसंद नहीं आया?
मुंह जार में जा नहीं रहा तो रूबी ने पेट खराब होने का नाटक किया। क्या तुम्हारा पेट खराब है? तो फिर तुम मत पियो। इतना सारा यमी सूप आज मुझे अकेले को ही पीना पड़ेगा। वाह वाह, मजे ही मजे हैं। अब रूबी लोमड़ी सूप पी ही नहीं पाई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। मैंने तुम्हारे साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो। अब से मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करूंगी। रूबी लोमड़ी, आज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। यस। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सारस से माफी मांगी और बाद में दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली और सच्चे दोस्त बन गए। देखो बच्चों, रूबी लोमड़ी ने क्या सीखा? हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत समय पहले एक हरे भरे सुंदर जंगल में छोटी छोटी चींटियों का एक बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार की 2 समझदार रानियां थीं। एक थी काली रानी और दूसरी लाल रानी। दोनों रानियां अपनी पूरी टोली के साथ हर दिन मेहनत करके खाना इकट्ठा करती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेहनत और एकता ही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सारी चींटियां कतार बनाकर निकल पड़ती। कोई दाना उठाती, कोई पत्ते ले जाती और कोई सुरंगों को मजबूत बनाती। उनका वारुल यानी उनका घर बहुत ही सुंदर और मजबूत था। लेकिन उसी जंगल में एक बहुत घमंडी हाथी भी रहता था। उसका नाम था गजराज। गजराज अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। वो अक्सर जंगल के छोटे जानवरों को डराता, कभी गंदा पानी फेंक देता, तो कभी जोर से पैर पटक कर सबको भगा देता। देखो मुझे, इस जंगल का असली राजा कौन है? मैं गजराज। मेरी ताकत के आगे सब छोटे हैं, बहुत छोटे। भागो भागो, मुझे रास्ता दो। भीग गए ना सब? मजा आया मुझे। ये क्या है? धूल के दाने चल रहे हैं क्या? अरे छोटी सी चींटियों, मेरे रास्ते में मत आओ, वरना एक ही कदम में खत्म। एक दिन जब मेहनती चींटियां अपना काम कर रही थीं, तभी गजराज की नजर उन पर पड़ी। उसे छोटी सी चींटियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जब भी वो उन्हें देखता तो अपने भारी पैरों से उनके रास्ते को कुचल देता। चींटी रानी ने सोचा कि शायद समझाने से गजराज बदल जाए। वो हिम्मत करके उसके सामने गई और बहुत विनम्रता से बोली, हम छोटी हैं पर असहाय नहीं। गजराज भैया, ताकत का घमंड अच्छा नहीं होता। दूसरों को सताकर खुशी मिलती है क्या? आप इतने बड़े हैं, आपको तो सबकी रक्षा करनी चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझे सीख दोगी? तुम इतनी सी और मुझे बताओगी कि सही क्या है, गलत क्या है? अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना तुम्हें भी कुचल दूंगा। कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों को सताने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए होना चाहिए। लेकिन गजराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से से गरज उठा और छोटी सी चींटी को धमकाने लगा। बेचारी चींटी रानी दुखी तो हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो गजराज को उसकी गलती का एहसास जरूर कराएगी। उसी समय आसमान में काले बादल घेर आए, तेज हवा चलने लगी और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। जंगल की मिट्टी भीगने लगी और चींटियां जल्दी जल्दी अपना खाना सुरक्षित रखने लगी। लेकिन तभी छोटी चींटी दौड़ती हुई आई। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया कि गजराज हाथी उनकी तरफ आ रहा है। कुछ ही देर में जंगल की जमीन फिर से कांपने लगी, धप धप धप। आज तो मजा आएगा। बारिश में मिट्टी नर्म है, देखता हूँ कौन बचता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं सबसे ताकतवर हूँ। गजराज भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था और अचानक उसने अपने बड़े पैरों से चींटियों के वारुल को कुचल दिया। सालों की मेहनत एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और दोनों रानियां दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन दिल में हिम्मत भी थी।
तभी चींटी रानी ने एक साहसी फैसला लिया। हमारा घर, हमारी मेहनत, लेकिन याद रखो, घर मिट्टी से बनता है और हिम्मत दिल से। घर हम फिर से बनाएंगे। कुछ दिन बाद गजराज एक घने पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी चींटियों ने प्लान किया। सारी चींटियां गजराज के सूंड में घुस गईं और जोर जोर से काटने लगीं। फिर क्या था, गजराज दर्द से तड़प उठा। वो इधर उधर भागने लगा, अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। अब उसे समझ आने लगा था कि दूसरों को दर्द देने का मतलब क्या होता है। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरी सूंड में? रुको, ओह, बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। मैं हार गया, कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने गलती की, मैं मानता हूँ। तुम छोटी नहीं हो, तुम बहुत बहादुर हो। चींटी रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अब से मैं किसी को नहीं सताऊंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? आज मैंने समझा, ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो। अब हम सब मिलकर रहेंगे। कैसा लग रहा है गजराज? जब दर्द खुद को होता है तब समझ आता है कि दूसरों को कैसा लगता होगा। गलती करना बुरा नहीं, गलती मान लेना बड़ी बात है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल मदद के लिए करो। कभी किसी को छोटा मत समझो। छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग जला सकती है। एकता और विनम्रता ही असली शक्ति है। आखिरकार गजराज ने हार मान ली। उसने रोते हुए चींटी रानी से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वो कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं करेगा। चींटी रानी का दिल बहुत दयालु था। उसने गजराज को माफ कर दिया। उस दिन के बाद गजराज बदल गया। अब वो जंगल के छोटे जानवरों की मदद करने लगा। और बच्चों, उस दिन जंगल में एक बहुत बड़ी सीख मिली कि किसी को छोटा या कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कभी-कभी सबसे छोटी ताकत भी सबसे बड़े घमंड को हरा सकती है। तो सीख ये है कि घमंड का सिर हमेशा झुकता है और सच्ची ताकत एकता और विनम्रता में होती है। चींटियों ने सही किया ना? छोटी होकर भी बड़े हाथी को भी हराया। इसलिए एकजुट से रहना। अकेले और घमंड से हमारा ही नुकसान होता है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय लिखना और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक शांत जंगल में एक सुंदर सा तालाब था, जहाँ बहुत सारी मछलियाँ, मेंढक और एक समझदार केकड़ा रहते थे। सब मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताते थे। उसी तालाब के किनारे एक सारस भी रहता था। वो रोज मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरता और आराम से रहता था। लेकिन समय बीतता गया और सारस बूढ़ा हो गया। अब उससे मछलियाँ पकड़ना मुश्किल होने लगा। अरे, अब मुझसे शिकार नहीं होता। मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। वो अक्सर भूखा रहने लगा। एक दिन सारस ने एक चालाक योजना बनाई। वो उदास बनकर तालाब के किनारे खड़ा हो गया, जैसे उसे कोई बड़ा दुख हो। तालाब के सभी जानवर उसे देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, आखिर आज सारस इतना दुखी क्यों है? अरे देखो देखो, आज सारस चाचा इतने चुप क्यों खड़े हैं? हाँ, आज तो उन्होंने किसी को पकड़ा भी नहीं। क्या बात हो सकती है? अरे सारस चाचा, आज आप मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ रहे? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ चाचा? सारस ने गहरी सांस ली और कहा कि उसने सुना है कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। सोचकर ही मन दुखी हो जाता है। अरे, तुम सब आ गए। मैं तो तुम्हारी चिंता में ही खड़ा था। मैंने सुना है कि इंसान इस तालाब को मिट्टी डालकर सूखा देंगे। तब तुम सब कहाँ रहोगे? ये सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या ये तालाब सूख जाएगा? फिर हम सब कहाँ रहेंगे? हमें बचा लीजिए चाचा, आप तो उड़ सकते हैं। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या ये तालाब सूख जाएगा? फिर हम सब कहाँ जाएंगे? हम तो पानी के बिना जी ही नहीं सकते। अब क्या होगा? चाचा, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए। पास ही एक बहुत बड़ा तालाब है, पानी से भरा हुआ,
सुरक्षित और सुंदर। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। क्या सच में वहाँ एक बड़ा और सुरक्षित तालाब है? धन्यवाद चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए एक बार में थोड़े ही लोगों को ले जा पाऊंगा। सच में वहाँ एक बड़ा तालाब है जहाँ बहुत सारा पानी है। चलो दोस्तों, घबराओ मत, सारस चाचा हमें सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। पहले हमारी मछली दोस्तों को ले जाइए। चलो पहले कुछ मछलियों को ले चलता हूँ। तुम सब चिंता मत करो। डरो मत दोस्तों, सारस चाचा हमें बचाने ले जा रहे हैं। हम पहले जा रहे हैं, तुम सब भी जल्दी आना। इंसान जल्द ही इस तालाब को सुखा देंगे। ये सुनकर सभी जानवर डर गए। सारस बोला कि वो उन्हें एक बड़े और सुरक्षित तालाब में पहुंचा सकता है। भोले जानवरों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन सारस उन्हें बचाने नहीं ले जा रहा था। वो उन्हें दूर एक सूखी चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। हाँ, मेरी योजना तो बहुत अच्छी चल रही है। अब बिना मेहनत के ही खाना मिल रहा है। क्या चालाकी है मेरी। कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे दोस्त गए, लेकिन कोई वापस क्यों नहीं आया? धीरे धीरे तालाब खाली होने लगा, पर किसी को सच्चाई का पता नहीं चला। तभी समझदार केकड़े को शक हुआ। उसने सोचा, जो जाते हैं वे वापस क्यों नहीं आते। सच्चाई जानने के लिए केकड़े ने खुद सारस के साथ जाने का निर्णय लिया। अरे, अभी तक कोई वापस क्यों नहीं आया? केकड़े भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम्हें भी अजीब लग रहा है? मेंढक भाई, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सच पता करना चाहिए? मैं खुद जाकर देखूंगा कि वो बड़ा तालाब सच में है या नहीं। क्या तुम सच जानने जाओगे? सावधान रहना दोस्त। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी वापस आना। मैं फिर आया हूँ। अब और दोस्तों को सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। कौन अगला जाना चाहता है? जल्दी करो, समय कम है। सारस चाचा, क्या आप मुझे भी उस नए तालाब में ले चलेंगे? ओ, केकड़ा भी जाना चाहता है। आज तो नया स्वाद मिलेगा। ठीक है, तुम्हें भी ले चलता हूँ। सारस उसे लेकर आसमान में उड़ चला। केकड़ा नीचे ध्यान से देखने लगा। उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। चाचा, हम बहुत दूर आ गए। पानी कहाँ है? जरा नीचे उतरिए, मैं भी उस तालाब को देखना चाहता हूँ। बस हम पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। थोड़ी देर बाद उसने देखा, नीचे सूखी चट्टान थी और चारों ओर मछलियों की हड्डियां पड़ी थी। अरे, ये क्या? यहाँ तो सिर्फ सूखी चट्टानें हैं और ये हड्डियां। अब मुझे समझ आ गया। आप हमें बचा नहीं रहे थे, हमें धोखा दे रहे थे। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी बुद्धि से खुद को बचाऊंगा। अब आपकी चालाकी काम नहीं करेगी सारस। अरे, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे, इतनी कसकर क्यों पकड़ रहे हो? डरने की बात नहीं है। ये सब गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। अब केकड़े को पूरी सच्चाई समझ आ गई। सारस उन्हें बचा नहीं रहा था, बल्कि धोखा दे रहा था। केकड़े ने घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने साहस से काम लिया और खुद को बचा लिया। वो सुरक्षित वापस तालाब में लौटा और सबको सच्चाई बता दी। अरे, तुम वापस आ गए। क्या हुआ? सब ठीक तो है? दोस्तों, सावधान रहो। सारस हमें धोखा दे रहा था। क्या? हमें धोखा दिया जा रहा था? वो हमें नए तालाब में नहीं, इस चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। क्या? सारस हमें धोखा दे रहा था? अच्छा हुआ तुमने सच जान लिया। अब हमें किसी की मीठी बातों में नहीं आना है। हमें हमेशा सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। आज हमने बड़ी सीख सीखी है। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रखो दोस्तों, समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलो दोस्तों, अब हम सब मिलकर सुरक्षित और समझदारी से रहेंगे। उस दिन सबने एक बड़ी सीख सीखी।
समझदारी, सतर्कता और बुद्धि ही सच्ची ताकत होती है। और इसके बाद सभी जानवर मिलजुल कर सावधानी से रहने लगे। एक गांव में एक छोटा सा प्यारा सा बड़ी बड़ी चमकदार आंखें वाला फुर्तीला और बहुत ही नटखट चूहा रहता था। सबका बहुत प्यारा था, तो सब उसे चूहे मामा कहकर बुलाते थे। एक दिन प्यारे चूहे मामा सड़क पर टहल रहे थे और मस्ती में गाने गाते चले जा रहे थे। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी। खुश होकर आंखें चमकाते हुए, अरे ये क्या, एक कपड़ा? वाह, कितना अच्छा कपड़ा है। बहुत अच्छा हुआ, इससे तो मैं कुछ मजेदार बनवाऊंगा। मैं इससे सुंदर टोपी बना सकता हूँ। कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन मैला लग रहा है। मैं इसको धुलवाता हूँ। चूहा मामा खुश होकर वो कपड़ा उठाते हैं और उछलते कूदते धोबी दादा के पास जाते हैं। चूहा मामा धोबी घाट पर पहुंच जाता है। धोबी दादा, मेरा ये मैला कपड़ा धो दीजिए ना। अरे छोटे से चूहे मामा, ओ चूहे मामा, मुझे अभी बहुत सारे कपड़े धोने हैं, बाद में आना। और धोबी दादा अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इंतजार करके चूहा मामा फिर से, इतना सा तो कपड़ा है, अभी धो दीजिए ना। अरे छोटे से चूहे मामा, तुम जाने वाले नहीं हो, चलो लाओ तुम्हारा कपड़ा धो देता हूँ। धोबी दादा छपाक छपाक करते हुए कपड़ा अच्छे से धोकर सुखा कर देते हैं। वाह, धोबी दादा ने कपड़े को चमचमाता नया जैसा बना दिया। ये लो तुम्हारा कपड़ा, पसंद आया? चूहा मामा खुश होकर, धन्यवाद धोबी दादा, अब मैं इस कपड़े को दर्जी दादा के पास ले जाता हूँ। और धोबी घाट से चूहा मामा अपना धुला कपड़ा हाथ में लेकर शहर की तरफ जाने लगता है। दर्जी दादा के पास जाकर देखा तो छोटी सी दुकान, रंग बिरंगे धागे, धड़धड़ाती मशीन और रंग बिरंगे कपड़े और कपड़ों को अच्छे से सीते हुए दर्जी। चूहे मामा, क्या? दर्जी दादा, मेरे लिए इस कपड़े से एक मजेदार टोपी बना दीजिए ना, और उसमें रंग बिरंगे गोंडे भी लगा दो ना। टोपी? अरे वाह, ये तो मजेदार काम है। लो अभी बना देता हूँ। आओ मैं सिर का नाप लेता हूँ। दर्जी दादा टक 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 आवाज करते हुए टोपी बनाते हैं, रंग बिरंगे गोंडे लगाते हैं और मजेदार रंग बिरंगी टोपी बनाकर चूहे मामा के सिर पर रखते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर टोपी बनाई आपने, मजा आ गया। चूहे मामा आईने में देखकर सीना तान कर, वाह क्या बात है, अब तो मैं राजा से भी ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। चूहे मामा खुश होकर एक ढोलक बजाते हुए गली में चलते हैं। राजा की टोपी से मेरी टोपी प्यारी, धुम धुम धुमक, धुम धुम धुमक। ऐसे ही सारी गलियों में से गाने गाता चूहा मामा चला जा रहा था और बच्चे उसके पीछे जाकर हंसते और तालियां बजाकर मजा करते। और ये बात राजा के कानों तक पहुंच गए। राजा ये बात सुनकर गुस्से में लाल हो जाते हैं। राजा का भव्य दरबार, राजा गद्दी पर बैठे हैं और सिपाही खड़े रहकर पहरा दे रहे हैं। क्या? एक चूहा कहता है कि उसकी टोपी मेरी टोपी से अच्छी है? जाओ, उस चूहे को पकड़कर यहाँ लाओ। सिपाही दौड़ते हैं और चूहे मामा को पकड़कर दरबार में लाते हैं। महाराज, ये रहा वो नटखट चूहा। राजा की टोपी से मेरी टोपी प्यारी, धुम धुम धुमक, धुम धुम धुमक। ये चूहे, ये क्या गा रहे हो? चुप हो जाओ, ये गाना बंद कर दो और मुझे चिढ़ाना बंद कर दो। राजा की टोपी से मेरी टोपी प्यारी, धुम धुम धुमक,
धुम धुम धुमक। सिपाहियों, इसकी टोपी निकालो और मुझे दे दो, फिर ये चुप हो जाएगा और ये बकवास गाना बंद करेगा। चूहे मामा टोपी निकालने के बाद भी चुप नहीं रहता और डटा रहता है और गाना गाता रहता है। राजा भिखारी मेरी टोपी ले ली, राजा भिखारी मेरी टोपी ले ली, ढुम ढुम ढुमक, ढुम ढुम ढुमक। सिपाहियों, ये बदतमीज चूहा कुछ भी गाता रहता है, इसकी टोपी वापस दे दो। अरे ये बदमाश, ये लो अपनी टोपी और चले जाओ। राजा मुझसे डर गया, मेरी टोपी वापस दी, ढुम ढुम ढुमक, ढुम ढुम ढुमक। राजा मुझसे डर गया, मेरी टोपी वापस दी, ढुम ढुम ढुमक, ढुम ढुम ढुमक। चूहे को उसकी टोपी मिलती है तो फिर वो ढोल बजाते हुए नाचते गाते दरबार से बाहर निकल जाते हैं। आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी एक छोटे से गांव की। उस गांव में रहता था एक नमक का व्यापारी रामू, मेहनती, ईमानदार और एकदम सरल आदमी। और उसके साथ रहता था उसका प्यारा मगर थोड़ा शरारती गधा भोला। आज फिर से बाजार चलना है। आजा बेटा, बोरी बांध दूं, भारी है, संभल के चलना। अब आराम से चलेंगे। अरे धीरे भोला, अभी लंबा रास्ता बाकी है। देख, सामने पानी का नाला है, संभल कर जाना। ये खेतों का रास्ता तो बड़ा सुंदर है ना। हर सुबह रामू भोला की पीठ पर नमक की भारी बोरी लादता और दोनों निकल पड़ते थे बाजार की लंबी यात्रा पर। क्योंकि बच्चों, बाजार बहुत दूर था, खेतों, कच्चे रास्तों और एक पानी वाले नाले को पार करके जाना पड़ता था। भोला बेचारा रोज भारी बोरी उठाते उठाते बहुत थक चुका था। उसके छोटे से चेहरे पर हर रोज एक ही सवाल होता, ये बोरी तो बहुत भारी है। ओह नो। उफ, ये बोरी इतनी भारी क्यों होती है? एक दिन, हाँ बच्चों, एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। जब रामू और भोला उस नाले को पार कर रहे थे, तभी फिस, भोला का पैर फिसल गया और वो छपाक से पानी में गिर पड़ा। रामू घबराकर बोला, अरे भोला रुको, मैं आ रहा हूँ। और उसने उसे पानी से उठाया, लेकिन क्या हुआ पता है? अरे बोरी हल्की कैसे हो गई? अच्छा, पानी में गिरने से नमक घुल गया। चल, अब जल्दी से चलते हैं बाजार। गिरे पड़े नमक की आधी बोरी पानी में घुल गई और बोझ अचानक हल्का हो गया। भोला की आंखें चमक उठी। हाँ, अरे वाह, बोरी कितनी हल्की हो गई। अब तो चलना बहुत आसान है, मजा आ गया। हाँ। और बच्चों, बस फिर क्या था, भोला ने ये नया खेल सीख लिया। अब वो रोज नाले पर पहुंचते ही जानबूझकर पैर फिसलाता। ओह, मैं फिर फिसल गया। छपाक, नमक घुलता, बोरी हल्की होती और भोला मुस्कुराते हुए चलता। हा, कमाल का तरीका है। लेकिन बच्चों, रामू बेवकूफ नहीं था। उसे जल्दी ही भोला की चालाकी समझ में आ गई। उसने सोचा, चलो अब इस भोला को एक छोटा सा मीठा सा सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले ही दिन रामू ने भोला की पीठ पर नमक नहीं बल्कि कपास की बड़ी बड़ी बोरियां रखी। भोला खुश। अगर मैं फिर पानी में गिर जाऊं तो बोरी फिर हल्की हो जाएगी। हाँ, आज बोरी थोड़ी मुलायम लग रही है। और जैसे ही वो नाले में पहुंचा, छपाक, भोला दोबारा पानी में। लेकिन आज तो कमाल हो गया। पानी में जाने से कपास की बोरियां हल्की नहीं हुई बल्कि पानी सोखकर बहुत बहुत भारी हो गई। भोला उठ ही नहीं पा रहा था। बोरी हल्की नहीं और भारी हो गई। अरे, मेरी तो टांगे कांप रही हैं। अरे भोला, ये नमक नहीं कपास है, पानी पीकर भारी हो गया है। देखा, चालाकी कभी काम नहीं आती। अब रोज ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है भोला? चल चल, अब सीधे बाजार चलते हैं। अच्छा भोला, आज से गिरने का नाटक नहीं,
हम दोनों साथ हैं, मेहनत से काम करेंगे। शरारत नहीं करनी चाहिए। अब मैं ईमानदारी से चलूंगा। चलो रामू भैया, अब सही से चलते हैं। ही हाँ, मैं अब अच्छा गधा बनूंगा। भोला समझ गया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। उस दिन से उसने कभी पानी में जानबूझकर पैर नहीं फिसलाया और दोनों रामू और भोला फिर से रोज मेहनत और ईमानदारी से बाजार जाने लगे। एक हरे भरे जंगल के पास फूलों से भरी एक सुंदर सी बगिया थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, तितलियां और ठंडी ठंडी हवा बहती रहती थी। उसी बगिया में रहती थी एक नन्ही सी गोगल गाय। उसका नाम था लानी। लानी बहुत धीरे चलती थी, बहुत बहुत धीरे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। लानी की सबसे अच्छी दोस्त थी एक चंचल सी चिड़िया। उसका नाम था चिंकी। चिंकी फुर्तीली थी, हमेशा खुश रहती थी और अपनी दोस्त लानी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन चिंकी खुशी से झूमती हुई लानी के पास आई। चिंकी के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसके बच्चे की शादी तय हो गई थी। लानी, मेरे घर बहुत बड़ी खुशी है। मेरे बच्चे की शादी तय हो गई है। तुम जरूर आना। हाँ? ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे पता है तुम धीरे चलती हो, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी खुशी पूरी होगी। मैं जरूर आऊंगी, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए। लानी बहुत खुश हुई और मन ही मन ठान लिया कि वो जरूर शादी में पहुंचेगी। लानी जानती थी कि वो धीरे चलती है, इसलिए उसने कई दिन पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ता लंबा था, कभी धूप, कभी बारिश, कभी कंकड़, कभी कीचड़, लेकिन लानी रुकी नहीं। वो बस चलती रही, चलती रही। कभी कभी लानी थक जाती, रुकती, थोड़ा सांस लेती और फिर दोबारा आगे बढ़ जाती, क्योंकि उसके मन में एक ही बात थी, मुझे अपनी दोस्त के पास पहुंचना है। उधर जंगल में भारतीय तरीके से शादी का समारोह चल रहा था। अरे वाह, फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। सब कुछ भारतीय तरीके से होना चाहिए, एकदम यादगार। फूलों से सजा मंडप, अंतरपाट के पीछे दूल्हा दुल्हन, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। लेकिन लानी अब भी रास्ते में थी। लानी अभी तक नहीं आई। शायद रास्ता लंबा है। वो जरूर आएगी, मुझे उस पर भरोसा है। अब अंतरपाठ रखने का समय हो गया है। काश लानी यहाँ होती। शादी हो गई और सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। सारे रस्में कितनी सुंदर रही। दिल चाहता है कि मेरी दोस्त ये सब देख पाती। चिंकी राह देखती रही, पर लानी नहीं आई और देखते देखते शादी हो गई और रात हो गई। मेरा घर आज सूना सा लग रहा है। लानी, तुम जहाँ भी हो खुश रहो। हाय, रास्ता कितना लंबा है, लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी। बस चलते रहो, एक एक कदम। मुझे मंडप की खुशबू आ रही है। शायद मैं पहुंच ही गई। बस थोड़ा सा और। यहाँ इतनी शांति क्यों है? कई दिनों बाद आखिरकार लानी अपनी मंजिल तक पहुंची, लेकिन शादी खत्म हो चुकी थी। मंडप खाली था, फूल मुरझा चुके थे, दिए बुझ रहे थे। लानी ने चारों ओर देखा। ओह नहीं, मैं बहुत देर से आ गई। लानी, तुम आ गई? माफ करना चिंकी, मैं समय पर नहीं पहुंच पाई। मैंने दोस्ती नहीं निभाई। अरे पगली, शादी एक दिन की होती है, लेकिन दोस्ती पूरी जिंदगी की। तुम आई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लानी ने चिंकी के बच्चे को आशीर्वाद दिया। दोनों दोस्त साथ बैठकर बहुत देर तक बातें करती रहीं। बच्चों, धीरे चलना गलत नहीं होता। सच्ची दोस्ती समय से नहीं, दिल से पहचानी जाती है। रफ्तार नहीं, सच्चाई और कोशिश मायने रखती है। एक शांत और सुंदर नदी में एक मगरमच्छ रहता था।
जिसका नाम था गप्पू। उसी नदी में रहता था धीरे चलने वाला समझदार कछुआ चिंटू। दोनों जानते थे कि ना तो मगरमच्छ कछुए को खा सकता था और ना ही कछुआ मगरमच्छ को नुकसान पहुंचा सकता था। एक दिन गप्पू के मन में घमंड आ गया। उसने अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया। हम दोनों पानी में रहते हैं तो क्यों ना हम दोस्त बन जाए। भाई, दोस्ती तो बराबरी वालों में होती है, हम दोनों में बहुत फर्क है। क्या मतलब बराबरी वालों में दोस्ती? मैं ताकतवर हूँ, समझे? तुम अपनी ताकत से दोस्त नहीं बना सकते। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें उठाकर नदी से बाहर फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे वापस आते हो। गप्पू को चिंटू की बात अच्छी नहीं लगी। गुस्से में आकर उसने कछुए को नदी से बाहर बहुत दूर फेंक दिया। भाई, लगता है तुमने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनी। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। कोई बात नहीं, मैं किसी और नदी में चला जाऊंगा। मैं धीरे धीरे दूसरी नदी में पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊंगा। अब कभी नदी में मत आना, नहीं तो फिर से बाहर फेंक दूंगा। जाओ जाओ, दूसरी नदी बहुत दूर है, तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। सूखे मैदान में अकेला खड़ा चिंटू डरा नहीं। उसने धैर्य रखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। इधर गप्पू वापस लौट पड़ा, लेकिन इस बार वो रास्ता भूल गया। आगे रास्ते में गीली और चिकनी मिट्टी थी। जैसे ही गप्पू ने कदम रखा, धसक, वो कीचड़ में फंस गया। जितना गप्पू छटपटाता, उतना ही नीचे धंसता जाता। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। डर और पछतावे में गप्पू ने जोर जोर से अपनी पूंछ पटकी। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो दलदल है, मैं तो फंस गया। ना आगे जा पा रहा हूँ, ना पीछे। कोई है क्या? मदद करो, मैं यहाँ कीचड़ में फंसा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, यहीं मर जाऊंगा। प्लीज कोई तो बचाओ। दूर जाते हुए चिंटू ने वो आवाज सुनी। वो रुका, पलटा और धीरे धीरे वापस आया। ये तो गप्पू की आवाज लग रही है, जाके देखता हूँ। चिंटू भाई, मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे, क्या हुआ? तुम्हें तो ताकत का बहुत घमंड था, अब मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो? गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। ठीक है, रुको, आता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। घबराओ मत गप्पू, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत घमंडी था, मुझे माफ कर दो, मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। गप्पू की हालत देखकर चिंटू का दिल पिघल गया। उसने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया। मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल दूंगा। चिंटू ने अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। बहुत देर की मेहनत के बाद मिट्टी बहने लगी। अब ठीक है, कोशिश करो, तुम निकल सकते हो। ये हुर्रे, निकल आए गप्पू। धीरे धीरे पानी का रास्ता खुला और गप्पू सुरक्षित नदी में पहुंच गया। थैंक यू चिंटू भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई। अब से हम सच्चे दोस्त रहेंगे। आज समझ आया कि ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी और दोस्ती होती है। अब कभी भी घमंड मत करना। दोस्ती निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, ताकत नहीं। याद रखना, दोस्ती में कभी घमंड नहीं होता। समझदारी और दया से हमें सच्ची दोस्ती बनती है। अपनी जान बचते देख गप्पू की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन गप्पू ने घमंड छोड़ दिया और सच्ची दोस्ती का मतलब समझ लिया। अब चिंटू और गप्पू साथ साथ नदी में घूमते, पेड़ की छांव में बैठते और हंसते खेलते रहते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड नहीं, समझदारी, धैर्य और दया ही सच्ची ताकत होती है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में सुबह का समय था। पेड़ों के बीच एक रंग बिरंगा मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था और सारे जानवर मोर का नाच देखकर मजा उठाते थे और मजे से नाच देखकर तारीफें करते थे। दोस्तों, देखो मेरे सुंदर पंख। जब मैं नाचता हूँ तो पूरा जंगल खुश हो जाता है। आओ दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपना नया नृत्य दिखाता हूँ। देखो, मेरे रंग बिरंगे पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। मोर
नाचे जंगल में पंख फैलाए प्यारे, रंग बिरंगे पंख उसके लगते सबसे न्यारे। मोर नाचे जंगल में पंख फैलाए प्यारे, रंग बिरंगे पंख उसके लगते सबसे न्यारे। धीरे धीरे घूमे वो पंखों को लहराए, देख के उसका प्यारा नाच सब दिल खुश हो जाए। धीरे धीरे घूमे वो पंखों को लहराए, देख के उसका प्यारा नाच सब दिल खुश हो जाए। मोर के संग नाचो सब। वाह मोर भाई, आपका नाच तो बहुत ही सुंदर है। आपके पंख तो इंद्रधनुष जैसे चमक रहे हैं। सच में मोर भाई, आपका नृत्य तो पूरे जंगल को खुश कर देता है। वाह क्या बात है, मोर भाई तो आज पूरा स्टेज ही हिला रहे हैं। ऐसा नाच तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वाह वाह, मोर का नाच सबसे सुंदर है। लेकिन जंगल का राजा चुपके से देखता और मन ही मन उदास हो जाता। मैं जंगल का राजा हूँ। मैं ताकतवर भी हूँ और बहुत बहादुर भी। मेरे दांत कितने तेज और नुकीले हैं और मेरे पंजों की पकड़ भी बहुत मजबूत है। फिर भी जंगल के सारे जानवर उस मोर की ही तारीफ करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? राजा होने के बाद भी सब मुझे क्यों नहीं सराहते? वो सोचने लगा कि वो कितना ताकतवर और बहादुर है। उसके दांत कितने नुकीले हैं और उसके पंजों की पकड़ भी बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर उसकी जगह मोर की तारीफ करते थे। मोर के रंग बिरंगे पंख और उसका सुंदर नृत्य देखकर सब जानवर बहुत खुश हो जाते थे। यही बात सोचकर शेर को थोड़ा दुख और जलन महसूस होने लगी। तभी उसी रास्ते से एक बड़ा हाथी गुजर रहा था, लेकिन वो बहुत परेशान और उदास दिखाई दे रहा था। शेर ने हाथी को रोका और उससे पूछा कि वो इतना उदास क्यों है। अरे हाथी भाई, नमस्ते राजा शेर। तुम इतने ताकतवर और विशाल हो, फिर भी इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें भी जंगल में कभी किसी जानवर से जलन महसूस हुई है? सच कहूं तो मैं आज बहुत परेशान हूँ। आप सही कह रहे हैं, मेरा शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर है, लेकिन इस जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझे परेशान करता है। वो जानवर है एक छोटी सी चींटी। वो मेरे कान में घुस जाती है और मुझे बहुत परेशान कर देती है। मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन ताकतवर जानवरों को भी परेशान कर सकती हूँ। हाथी जी, मैं आपके कान में आ गई। इतनी छोटी सी चींटी और इतना बड़ा हाथी भी उससे परेशान हो सकता है। तब मुझे समझ में आता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, उसे भी किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाथी भाई, आप इतनी बातें क्यों कह रहे हैं? क्या सच में हर जानवर में कोई खासियत होती है? जरा मुझे भी समझाइए। हाँ राजा शेर, इस जंगल में हर जानवर की अपनी एक खासियत होती है। जैसे उस पेड़ पर बैठे बंदर को देखिए, वो कितनी फुर्ती से पेड़ों पर उछल कूद करता है और अलग अलग फल तोड़कर खाता है। लेकिन हम इतने बड़े जानवर पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते। और उस मैदान में दौड़ते हिरण को देखिए, हिरण बहुत तेज दौड़ सकता है और बड़ी बड़ी छलांग लगा सकता है। जब जंगल में खतरा आता है तो वो तुरंत भागकर बच जाता है। और उन चिड़ियों को देखिए, वे कितनी आसानी से आसमान में उड़ रही हैं। वे दूर दूर तक उड़ सकती हैं, लेकिन हम जमीन पर रहने वाले जानवर ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए राजा शेर, हर जानवर की अपनी अलग ताकत और खासियत होती है। किसी में ताकत होती है, किसी में सुंदरता और किसी में फुर्ती। और मैं भारी से भारी चीजें उठा सकता हूँ, लेकिन चींटी नहीं। लेकिन आप शेर महाराज, आप इस पूरे जंगल के राजा हैं। आपकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। आपकी ताकत और बहादुरी सबसे अलग है। आपको किसी से जलने की जरूरत नहीं है। आप खुद में ही खास हैं। शायद मैं बेकार ही सोच रहा था। मैं दूसरों की खूबियों को देखकर खुद को भूल गया था। अब मुझे समझ में आ गया है, मैं जंगल का राजा हूँ
और यही मेरी पहचान है। ओह, अगर एक छोटी सी चींटी भी तुम्हें परेशान कर सकती है तो इसका मतलब हर किसी में कोई ना कोई कमजोरी होती है। अब मुझे समझ में आ गया है, हमें किसी की खूबी देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि हर जानवर में कुछ खास होता है और कुछ कमियां भी होती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने खेतों में काम करने निकल जाता। मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर भी मोहन उम्मीद नहीं छोड़ता था। वो सपने देखता था अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन के। मोहन की पत्नी सीता बहुत दयालु और समझदार थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, आरव और मीना, जो घर की रौनक थे। गरीबी थी, लेकिन उनके छोटे से घर में प्यार और मुस्कुराहट की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह उनका आंगन बच्चों की हंसी से गूंज उठता था। हाय राम, कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी फसल ठीक से नहीं होती। शायद कल कुछ अच्छा होगा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस भगवान मेरे बच्चों का पेट भर जाए, यही बहुत है। सीता आज खेत में बहुत मेहनत की, लेकिन बहुत कम अनाज मिला। मोहन, चिंता मत करो, मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे, बच्चों का पेट भर जाएगा। बस हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। सीता सुनो, मुझे एक विचार आया है। अगर मैं एक मुर्गी खरीद लूं तो वो रोज अंडे देगी और हम उन्हें बेच सकते हैं। अच्छा सोचा, मुर्गी अंडे देगी तो हमें हर दिन ताजा खाना मिलेगा। हाँ, ले आओ, बच्चे तो बहुत खुश होंगे। वो तुरंत बाजार गया और एक सुंदर सी मुर्गी खरीद लाया। मोहन के चेहरे पर उस दिन सच्ची खुशी झलक रही थी। ये मुर्गी कितने की है? दिखने में तो बड़ी तंदुरुस्त लगती है। बस यही लूंगा। अब घर में हर दिन अंडे होंगे। वाह, पापा मुर्गी लाए हैं। क्या ये रोज अंडे देगी पापा? वाह, कितनी प्यारी मुर्गी है। देखो बच्चों, इसे प्यार से रखना। मैं इसका नाम रखूंगा चिक्की। अगली सुबह जब मोहन मुर्गी का दड़बा देखने गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां पड़ा था एक चमचमाता हुआ सुनहरा अंडा। ये तो सोने का अंडा है। सीता जल्दी आओ, देखो देखो हमारी मुर्गी ने क्या दिया है। अरे ये क्या, ये तो चमक रहा है। मोहन, ये तो सोने का अंडा है। अब तो हमारी किस्मत बदल गई सीता। देखना, अब हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। मोहन और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वो अंडा बेच दिया और इतने पैसे मिले कि उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। वाह, आज भी सोने का अंडा मिला। हमारी मुर्गी तो सचमुच जादू की मुर्गी है। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। मोहन, रोज रोज सोने का अंडा, ये तो चमत्कार है। देखो, भगवान ने हमें किस्मत दी है, पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। मुर्गी रोज एक अंडा देती और मोहन रोज बाजार जाके उसे बेच देता और पैसे मिलते। धीरे धीरे मोहन के घर में खुशी लौट आई। खाने पीने को, पहनने को कपड़े आ गए और वो अमीर बनता गया। बच्चे भी मुर्गी के साथ खेलते कूदते। मोहन और सीता मुर्गी का हमेशा ख्याल रखते। लेकिन एक दिन, आरव, मीना, धीरे खेलो, गिर जाओगे। अरे इन दोनों को देखो, मोहन हर वक्त मस्ती में रहते हैं। अब हर सुबह वही जादू होता था। मुर्गी रोज एक सुनहरा अंडा देती और मोहन धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा था। उसका घर अब पहले से सुंदर दिखने लगा। बच्चे नए कपड़े पहनने लगे।
पर जैसे जैसे पैसे बढ़े मोहन का दिल बदलने लगा। अब उसके चेहरे के मुस्कान में धीरे धीरे लालच की झलक दिखने लगी। एक दिन मोहन का पड़ोसी उसके घर आया। उसने देखा घर में सोने के अंडे, धन दौलत सब कुछ। उसके मन में ईर्ष्या हुई और उसने मोहन को लालच भरी सलाह दी। अगर रोज एक अंडा देती है तो सोचो उसके पेट में कितने होंगे। मोहन ने सोचना शुरू किया और लालच ने उसके मन पर कब्जा कर लिया। क्या कहा तुमने? मुर्गी के पेट में और अंडे हो सकते हैं? अगर मैं सारे अंडे एक साथ निकाल लूं तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, क्यों ना मैं ऐसा ही करूं? हाँ, आज रात ही ये काम करता हूं। माफ करना मुर्गी, लेकिन अब मुझे सारे सोने के अंडे चाहिए। अब सब खत्म, अब अमीरी हमारे घर आएगी। उस रात जब सब सो रहे थे, मोहन के मन में तूफान मच रहा था। उसने तय किया वो मुर्गी को काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लेगा। बेचारी मुर्गी कुछ समझ ही नहीं पाई। मोहन ने उसे मार दिया, लेकिन जब उसने अंदर देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। ना कोई अंडा, ना कोई जादू, बस खालीपन। सुबह जब सूरज निकला, मोहन के घर में सन्नाटा था। उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी मुर्गी भी और अपनी खुशी भी। सीता की आंखों में आंसू थे, पर उसने कहा, मोहन अब समझो, लालच हमेशा बुरा होता है। मोहन ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उस दिन के बाद उसने कभी लालच नहीं किया। बच्चों, याद रखना, संतोष सबसे बड़ा धन है। मेहनत और ईमानदारी से जीना ही सच्ची खुशी देता है। गर्मी के दिन थे। हर जगह सूखा और तपती धूप थी। एक छोटी सी चींटी, उसका नाम चीनू था। वो बहुत छोटी और प्यारी थी। एक दिन उसे बहुत प्यास लगी। प्यास से परेशान चींटी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रही थी। हे राम, कितनी गर्मी है। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझसे चल भी नहीं जा रहा है। अभी मैं कहाँ जाऊं? पानी तो मिल ही नहीं रहा है। थोड़ी दूर जाते ही उसे पानी दिखाई देता है। पानी की बूंद दिखते ही वो झरने की ओर दौड़ी। अरे वाह, पानी पानी मिल गया। अभी जाकर पानी पीती हूँ। वाह वाह, पानी, मजा आया। अरे ये क्या, हरे पत्ते, इन पर थोड़ी देर बैठती हूँ। हवा का झोंका आया और चीनी पानी में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मैं बह जाऊंगी, प्लीज कोई तो बचाओ। चींटी पानी में तैरने की कोशिश करती रहती है, पर असफल होती है और पानी बहाव में चली जाती है। वहां झरने के किनारे पर पेड़ पर एक कबूतर रहता था। जंगल में खुशी से रहता था। उसका नाम नीलू था। नीलू सफेद और नीले आसमान की तरह साफ दिल का था। उसने चीनू को पानी से बचने की कोशिश करते देख उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बचाओ, मैं गिर गई। ओह, बेचारी चींटी, ये तो डूब जाएगी। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। पेड़ का एक हरा पत्ता तोड़ा और चीनू की तरफ फेंक दिया। ये तो पत्ता है, जल्दी उस पर चढ़ जाती हूँ। चीनू पत्ते के ऊपर चढ़ गई। अब तुम सुरक्षित हो, बहुत अच्छा हुआ। पत्ता बहता बहता धीरे धीरे झरने के किनारे पहुंच जाता है। शुक्रिया नीलू भाई। मैं बच गई, आखिरकार जमीन पर पहुंच गई। चीनू खुशी से जमीन पर उतर जाती है और नीलू को दिल से धन्यवाद करके चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय जंगल में आया एक शिकारी। वो अपना
शिकार ढूंढ रहा होता है तो उसकी नजर पेड़ पर बैठे नीलू पर पड़ी। नीलू अपना शांत बैठा होता है, उसे शिकारी आने का पता नहीं होता। वो अपना आराम करता रहता है, लेकिन शिकारी धीरे धीरे नीलू की तरफ जाने लगता है। वाह, ये क्या बात है, इतना मोटा ताजा कबूतर, आज तो मजा आ जाएगा। ओ नहीं, ये शिकारी मेरे दोस्त नीलू को मार देगा। मुझे कुछ करना होगा अभी। थोड़ी देर में ये मेरा शिकार बनेगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और वहाँ नजदीक ही चीनू होती है, उसे ये सब दिखाई देता है। ओ नहीं, ये शिकारी मेरे दोस्त नीलू को मार देगा। चीनू जल्दी जल्दी शिकारी की तरफ दौड़ी चली जाती है और उसकी पैर पर जोर से काट देती है। शिकारी का निशाना छूट जाता है। ये क्या हुआ मेरे पैर में? चींटी, छोटी सी चींटी, तूने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी। हवा से नीलू उड़ जाता है और बच जाता है और चीनू खुश हो जाती है। मैं बच गया। धन्यवाद छोटे दोस्त, अगर तुम ना होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में मदद करें। तुमने मेरी जान बचाई थी नीलू, अब मेरी बारी की तुम्हें बचाने की। दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे की मदद करना। उस दिन से नीलू कबूतर और चीनू चींटी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल ट्विंकल टून्स हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।